नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फ्रोजन सेक्शंस आर कट बाय रोटेटरी माइक्रोटोम। बिल्कुल सही बात है। फ्रोजन सेक्शंस जो है रोटेटरी माइक्रोटोम से कट किए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ये होगा। और फ्रोजन सेक्शंस जो आपके ट्यूमर सेल्स में बनाए जाते हैं, ट्यूमर सस्पेक्टेड केस में फ्रोजन सेक्शन तैयार किए जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। निसीरिया मेनिंजिटिडिस इज ग्राम पाइटू कोकाई। नहीं, निसीरिया मेनिंजिटिस जो है ये आपका जो है ग्राम नेगेटिव होता है दोस्तों, फाल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फ्लेम फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर। तो फ्लेम फोटोमीटर जो है आपका ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज होता है दोस्तों। ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर प्रोथ्राम्बिन टाइम। प्रोथ्राम्बिन टाइम के लिए आपका सोडियम साइट्रेट यूज होता है दोस्तों। ये देखिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। एसिड यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ डीकल्सिफिकेशन। डीकल्सिफिकेशन में आपका जो है दोस्तों, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डीकल्सिफिकेशन में यूज होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, इक्टेरिक्स इक्टेरस इंडेक्स इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ एलोइस ग्रीन कलर इन प्लाज्मा और सीरम इन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जांडिस को ही इक्टेरस भी कहा जाता है दोस्तों। इक्टेरस इंडेक्स जो है ये जांडिस के लिए यूज होता है, ये जांच जो है। और इसमें जो है आपका जांडिस के केस में आपका जो है प्लाज्मा या फिर सीरम जो है येलोइश ग्रीन कलर का हो जाता है। आगे देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया की नॉर्मल वैल्यू जो है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये देखिए दोस्तों, ब्लड यूरिया की नॉर्मल वैल्यू 10 से 50 mg पर DL। आगे देखते हैं। मलेरिया इज काज्ड बाय एडीज मॉस्किटो। बिल्कुल गलत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मलेरिया आपका जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है, ना कि एडीज से होता है। एडीज से आपका डेंगू होता है। तो ये दोस्तों फाल्स हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फाल्स हो जाएगा, ये गलत बात है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्लोराइड। तो सीरम क्लोराइड जो है दोस्तों आपका 95 से 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। रीजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन जो है आपका ये एयरलिच रीजन से जांच होती है इसकी। ये देखिए दोस्तों, यूरोबिलिनोजेन की जांच जो है एयरलिच रीजन से होती है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोजोआ फाउंड इन स्टूल। तो इसका ई कोलाई जो है आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है दोस्तों, स्टूल में नहीं पाया जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है हमारे। आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिनिन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ क्रिएटिनिन। जैसा कि आप जानते हैं यूरिया और क्रिएटिनिन जो है ये किडनी टेस्ट के लिए होते हैं। ये देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्रिएटिनिन जो है ये किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम क्रिएटिनिन की जांच करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आरोमिन ओ जो है ये फ्लोरेसेंट डाई होता है दोस्तों। ये देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ EDTA। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। EDTA का फुल फॉर्म जो है एथाइलिन डाईएमीन टेट्राएस्टिक एसिड। कहाँ गया? एथाइलिन डाईएमीन टेट्राएस्टिक एसिड, ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, एथाइलिन डाईएमीन टेट्राएस्टिक एसिड जो है EDTA का फुल फॉर्म है। स्पेशली हेमेटोलॉजी में EDTA का एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों
कि ब्लड सैंपल जो हम लोग वेन से निकालते हैं, मोस्टली ब्लड सैंपल आपका वेन से ही होता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऑल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में प्रिफर्ड कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, प्रिफर्ड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्रिफर्ड लिखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल लेने के लिए किसको प्रिफर किया जाता है, तो प्रिफर तो वेन ही हो जाएगा। अगर प्रिफर नहीं होता दोस्तों तो ऑल हो जाता। ये देखिए, ध्यान रखिएगा इसका। ये देखिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा था दोस्तों, यहाँ पर प्रिफर्ड शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका वेन ही रहेगा, ना कि ऑल होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, कैपिलरी ब्लड इज नॉट टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग इन इन्फेंट्स। कैपिलरी ब्लड जो है इन्फेंट में किससे नहीं लिया जाता दोस्तों? बाल ऑफ थंब से लिया जाता है, ग्रेट टो से भी लिया जाता है, हील से भी लिया जाता है, लोब ऑफ ईयर इससे नहीं लिया जाता दोस्तों। ये देखिए, कैपिलरी ब्लड जो है इन्फेंट में लोब ऑफ ईयर से नहीं लिया जाता, ऊपर के तीनों से लिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। कैसोनिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोस। कैसोनिस टेस्ट जो है ये हाइड्रेटेड टेस्ट सिस्ट के लिए होता है दोस्तों। कैसोनिस टेस्ट जो है हाइड्रेटेड टेस्ट की जांच के लिए हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं। फाउचेस्ट टेस्ट इज डन फॉर। फाउचेस्ट टेस्ट जो है बाइल पिगमेंट की जांच के लिए होता है दोस्तों। ये देखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोस्तों, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज यूज्ड इन टेस्ट फॉर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है किसकी जांच के लिए इस्तेमाल होता है? ये आपका एसीटोन या कीटोन के लिए होता है दोस्तों। ये देखिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज यूज्ड इन टेस्ट फॉर एसीटोन और कीटोन, ये हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। वीडीआरएल टेस्ट इज यूज वीडीआरएल टेस्ट इज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस। बिल्कुल सही बात है। वीडीआरएल टेस्ट जो है हम लोग जो है दोस्तों सिफिलिस की जांच के लिए करते हैं। ये देखिए, ये ट्रू हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं 7.4 होता है नॉर्मली। ये देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों आपका। ब्लड का पीएच जो है 7.4 होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसोफिलिया इज सीन इन। बेसोफिलिया जो है आपका ये इसमें क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया में देखा जा सकता है दोस्तों। ये देखिए, बेसोफिलिया इज सीन इन क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, इसमें मिलता है आपका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सीएसएफ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। ये देखिए दोस्तों, सीएसएफ का की जांच जो है हम लोग मेनिंजाइटिस में करते हैं दोस्तों। ये देखिए, सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, लंबर पंक्चर से निकाला जाता है दोस्तों। सीएसएफ आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता रहता है ये। सीएसएफ एग्जाम हम लोग जो है दोस्तों ये मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं। मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड जब होता है तब सीएसएफ करते हैं, लंबर पंक्चर से निकालते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 1 ml ऑफ एसिडी सॉल्यूशन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 4 ml ऑफ ब्लड। ये देखिए दोस्तों, 1 ml एसिडी सॉल्यूशन जो होता है ये कोगुलेशन रोकने के लिए पर्याप्त होता है। 4 ml ब्लड को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। 4 ml ब्लड का कोगुलेशन रोकने के लिए 1 ml एसिडी सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। एसिडी क्या होता है दोस्तों? एक एंटी कोगुलेंट होता है। एसिडी का फुल फॉर्म आपका एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज है दोस्तों। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज यानी कि एसिडी। आगे देखते हैं दोस्तों। थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपका T3, T4, TSH तीनों आ जाते हैं। TSH क्या होता है दोस्तों? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड फंक्शन टेस्ट में इन तीनों की जांच होती है, T3, T4, TSH। आगे देखते हैं दोस्तों। द एमी रेशियो ऑफ 7:1 इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ
एमी रेशियो जो है 7:1 नहीं होता है, किसका इंडिकेटिव नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इंक्रीज्ड न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स इसका होगा। एमी रेशियो जो है 7:1 नहीं होता है, किस केस में? अगर न्यूक्लिएटेड आर रेड सेल्स जो बढ़ जाते हैं, इस केस में नहीं होगा। एमी रेशियो क्या होता है दोस्तों? मैच्योरिंग माइलाइट सेल्स अनुपाते एरिथ्राइड सेल्स, ये आपका एमी रेशियो होगा। मैच्योरिंग माइलाइट सेल्स अनुपाते एरिथ्राइड सेल्स, ये होगा एमी रेशियो दोस्तों। आगे देखते हैं, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों? ये होगा होगा आपका 1.010 से 1.020, ये होगा करेक्ट आंसर जो दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिंग एंटेरोबियस इन्फेक्शन। एंटेरोबियस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है आपका, ये पेरी एनल स्वैब जो है दोस्तों, ये प्रेफर किया जाता है। यहाँ पर एंटेरोबियस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों। जी जी, ये देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस इन यूरिन ऑफ, ये देखिए टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट जो है, जो इसके लिए किया जाता है ताकि यूरिन में हमें पता चल सके आपका बेंस जॉन्स प्रोटीन। ये देखिए दोस्तों, टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट में यूरिन में हमारे बेंस जॉन्स प्रोटीन पाया जाएगा, इसलिए किया जाता है दोस्तों। इसका पता लगाने के लिए, बेंस जॉन्स प्रोटीन का पता लगाने के लिए टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, देख लेते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड फॉर डोनेटिंग ब्लड। ब्लड को डोनेट करने के लिए कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए दोस्तों? 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये ब्लड को डोनेट करने के लिए चाहिए, आवश्यकता होती है आपको। कम से कम आपका इतना होना चाहिए, 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर, तभी आप ही ब्लड को डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, रिमेटॉइड फैक्टर्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस बट आल्सो इन, ये देखिए दोस्तों, रिमेटॉइड फैक्टर्स जो है आपके, ये केवल रिमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं होते, इसके अलावा जो है सिफिलिस में भी हो सकते हैं, एसिली में हो सकते हैं, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया में, इसमें भी हो सकते हैं दोस्तों। आल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर आल हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों करेक्ट आंसर आपका आल हो जाएगा। एसिली क्या होता है दोस्तों? एसिली होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस। तो रिमेटॉइड फैक्टर्स जो है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा सिफिलिस, एसिली, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, इन सभी में पाए जा सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि केवल रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ही हो। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, द सैंपल ऑफ यूरिन शुड बी फ्रेश एंड शुड बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली एंड नॉट केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग बिकॉज, यूरिन का जो सैंपल है आपका, ये फ्रेश होना चाहिए और इमीडिएटली जो है एग्जामिन किया जाना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इट्स रिएक्शन माइट चेंज, इसका रिएक्शन चेंज हो सकता है। कास्ट माइट डिसइंटीग्रेट, कास्ट जो है डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ में टेक प्लेस, बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ये तीनों ही पॉसिबल हैं दोस्तों, इसीलिए यूरिन का जो फ्रेश सैंपल होना चाहिए और इमीडिएटली एग्जामिन किया जाना चाहिए, नहीं तो ये तीनों प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर डी होगा इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट आर यूज्ड टू एसेस। यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट जो है आपका किडनी फंक्शन टेस्ट में होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये देखिए दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाएगा यूरिया एंड क्रिएटिनिन को एसेस करने के लिए। आगे देखते हैं,
मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू होल ब्लड डोनेशन शुड बी, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, कि ब्लड डोनेशन 2 ब्लड डोनेशन में कम से कम कितना गैप होना चाहिए दोस्तों? तो 3 मंथ का गैप होना चाहिए कम से कम। कम से कम 3 महीने के बाद ही आप दूसरा ब्लड डोनेशन करिएगा, उससे पहले मत करिएगा दोस्तों। प्रैक्टिकली जो है ये बहुत अच्छी जानकारी है कि ब्लड डोनेशन करने के लिए कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। 3 महीने के भीतर आप ब्लड डोनेशन मत करिए दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यूनोग्लोबुलिन आपका आईजी होता है, आईजीए होता है, आईजीजी होता है, आईजीसी ये नहीं होता दोस्तों। आईजीसी जो है कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता दोस्तों। ठीक, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। आईजीसी कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता। आगे देखते हैं दोस्तों। नॉर्मल लेवल ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल लेवल क्या है दोस्तों? ये होता है आपका 40 से 65, 40 से 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल आपका जो है दोस्तों हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए शरीर में और एलडीएल लो होना चाहिए। एचडीएल की नॉर्मल रेंज 40 से 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आगे देखते हैं दोस्तों। लेप्रोसिस काज्ड बाय, लेप्रोसिस जो है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है दोस्तों। ये देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेप्रोसिस काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यहाँ ऑप्शन डी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे ट्यूबरकुलोसिस होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है आपका हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में होता है दोस्तों। इसके लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन टू एस्टिमेट, ये आपका उसके लिए शुगर के लिए होता है दोस्तों, बेनेडिक्ट टेस्ट। आगे देखते हैं। ये देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट जो है शुगर के लिए होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। इन ए प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिया इज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन। एक प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया होगा जब हीमोग्लोबिन कितना हो जाए, किससे कम हो। तो हीमोग्लोबिन अगर उसका 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसको एनीमिया कहा जाएगा दोस्तों, एक प्रेग्नेंट वुमन में। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आगे देखते हैं। नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है नॉर्मल, ये है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में भी पॉजिटिव इन प्रेग्नेंट लेडीज, नो नो गलत। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट जो है ये प्रेग्नेंट लेडी में जो है पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, गलत बात है, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक, फॉल्स। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड, हाइपो में आपका T3 घटेगा और TSH बढ़ेगा दोस्तों, ये है। हाइपोथायराइड में आपका लो T3 एंड रेज TSH, ये हाइपोथायराइड में T3 घटता है और TSH बढ़ता है। TSH क्या होता है दोस्तों? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। विंट्रोब मेथड इज यूज्ड इन, तो आप लोग जानते ही होंगे ये विंट्रोब मेथड का इस्तेमाल ESR एस्टिमेशन में होता है दोस्तों। ESR के लिए जो है विंट्रोब मेथड होता है और वेस्टरग्रेन मेथड होता है। ठीक, ESR क्या होता है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR एस्टिमेशन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। ऑप्टिमम पीएच फॉर फिक्सेशन ऑफ टिश्यू टू प्रिजर्व गुड मार्फोलॉजी। टिश्यू को टिश्यू की मार्फोलॉजी चेंज ना हो, इसके लिए पीएच कितना होना चाहिए दोस्तों? तो इसके लिए पीएच 7 होना चाहिए। पीएच 7 पर जो है इसकी मार्फोलॉजी जो है, इसकी स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं होगी दोस्तों।
इसलिए जो ऑप्टिमम पीएच हो ना 7 होना चाहिए। आगे देखते हैं। एड्स इज काज्ड बाय व्हिच वायरस? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा। एड्स जो है आपका एचआईवी वायरस से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है विटामिन बी 12 की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन बी 12 की कमी से आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। सेलोडिन एम्बेडिंग इज यूज्ड व्हेन हीटिंग इज टू बी अवॉइडेड। सेलोडिन एम्बेडिंग तब किया जाता है अगर आपको हीटिंग नहीं करना है। तो ये करेक्ट है या नॉट करेक्ट? तो ये करेक्ट होता है दोस्तों। ये सेलोडिन एम्बेडिंग हम लोग करते हैं अगर हीटिंग नहीं करनी होती तब। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एरर इन फोटोमेट्री? फोटोमेट्री में एरर के सोर्स क्या हो सकते हैं? किस वजह से गलतियां हो सकती हैं? ऑप्शन ए है इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन बीइंग यूज्ड। हो सकता है इससे भी एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर हो सकता है। ऑपरेटर की वजह से भी एरर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। इन सभी की वजह से एरर संभव है फोटोमेट्री में दोस्तों। ठीक, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय ओरल रूट। ये फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। आपका फीको ओरल रूट से दोस्तों हेपेटाइटिस ए होता है। ये देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये जो है फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड बाय ओरल रूट, ये फॉल्स है। ये हेपेटाइटिस ए होता है। फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिटेड होता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, बी। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, टू एसेस ब्लड गैस सैचुरेशन विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड साइट टू टेक ए सैंपल फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, ब्लड गैस सैचुरेशन के लिए जो है दोस्तों, ये आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वेन से नहीं होगा। ब्लड गैस सैचुरेशन की जांच के लिए जो है दोस्तों आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, ना कि वेन से। जैसा कि ज़्यादातर जो है वेन से लिया जाता है दोस्तों, इसमें आर्टरी से लिया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आप भ्रमित हो सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस सवाल को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विच ऑफ द टेस्ट ऑफ यूरिन इज पॉजिटिव इन माइलोमा। माइलोमा में आपका बेंस जॉन्स प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। ये देखिए, आपके यूरिन में बेंस जॉन्स प्रोटीन पाए जाएंगे माइलोमा के केस में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिलिरुबिन इज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिलिरुबिन जो है आपका किसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है दोस्तों? बिलिरुबिन तो आप जानते ही हैं, आरबीसी से टूटकर बनता है, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रिकर्सर सेल्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रिकर्सर जो है दोस्तों रेटिकुलोसाइट होता है। प्रिकर्सर मतलब अग्रगामी। आरबीसी जो पहले क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट बनता है दोस्तों। रेटिकुलोसाइट को आपको इमेच्योर आरबीसी भी कहा जाता है। तो प्रिकर्सर सेल ऑफ आरबीसी जो है रेटिकुलोसाइट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 55, पीसीआर स्टैंड फॉर। तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी हाल ही में कोविड की जांच हो रही थी दोस्तों, जानते हैं, आरटीपीसीआर मेथड से। तो उसमें भी पीसीआर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपका, विटामिन डी रेगुलेट्स द लेवल ऑफ। विटामिन डी जो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस, इनका लेवल जो है रेगुलेट करता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
ये ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है दोस्तों। ट्यूबरकुलिन रिएक्शन जो है उसका एग्जांपल है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें होता है, ट्यूबरकुलिन में होता है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वैक्स ड्यूरिंग एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के समय जो है दोस्तों कि वैक्स का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये 65 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वैक्स ड्यूरिंग एम्बेडिंग जो है 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, लो प्रोथ्राम्बिन लेवल इन एब्सेंस ऑफ जॉन्डिस इंडिकेट्स। प्रोथ्राम्बिन लेवल कम है दोस्तों और जॉन्डिस भी नहीं है दोस्तों, तो इसका इंडिकेशन क्या है, कि इसका क्या मतलब है कि सीरियस डैमेज टू लीवर। ये देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सीरियस डैमेज टू लीवर दोस्तों। ये देखिए जॉन्डिस भी नहीं है और प्रोथ्राम्बिन लेवल जो है कम है, तो सीरियस डैमेज टू लीवर, लीवर जो है सीरियस डैमेज होगा तब होता है ऐसा, प्रोथ्राम्बिन लेवल कम हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोलाइज सीरम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम। ट्रू, बिल्कुल सही दोस्तों। एंजाइम के एस्टिमेशन के लिए हीमोलाइज सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे रीडिंग फॉल्स आ सकती है दोस्तों, एरर आ सकती है रीडिंग में, गलत रीडिंग आ सकती है, तो इसलिए हीमोलाइज सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और ये जो है क्वेश्चन पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का बना है दोस्तों। लगभग सभी एग्जाम में, चाहे आपका वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, इसी पैटर्न पे सवाल आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।